तो सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि फिल्ट्रेशन के लिए इसेंशियल क्या है। फिल्ट्रेशन के लिए इसेंशियल क्या है, फिल्ट्रेशन के लिए इसेंशियल कौन सी चीज़ होती है। फिल्ट्रेशन के लिए जो इसेंशियल चीज़ें हैं वो पहली बात ब्लड जो प्रेशर है वो इंक्रीज रहना चाहिए। फिल्ट्रेशन के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वाटर के एंड आयन के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं। ज़रूरत है H2O की, एंड ज़रूरत है Na+ की, ज़रूरत है Cl- की, और ज़रूरत है K+ की। दो चीज़। तीसरी चीज़ जो इसेंशियल है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की ज़रूरत है, मतलब कि ब्लड वेसल का पतला होना। फॉर इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, ठीक है। एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अब उसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है सेंडिंग इंफॉर्मेशन फॉर यूरिनेशन या फिर यूरिनेशन या फिर आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इतनी जो प्रोसेस है वो आपको रेगुलेशन के अंदर जो है। तो फिल्ट्रेशन पहली चीज आपको ध्यान में रखना है, और फिल्ट्रेशन होने के लिए ब्लड प्रेशर को बनाए रखना है। तो पहला जो काम करेगी वो है ब्लड प्रेशर को बनाना। अब एक बात बताओ, आपकी जो मैंने आपको जब पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर मैंने वैसे आपको नहीं पढ़ाया पर आपको एक वीडियो भेजा हुआ था रेगुलेशन का, कि जब आपको भूख लगती है तभी आपका जो स्टमक है वो इंफॉर्मेशन भेजता है वैगस नर्व के थ्रू आपके ब्रेन के अंदर, राइट। और ब्रेन जो है फिर उसके बाद जो भी हार्मोन्स वगैरह है या एसिड वगैरह उसको सिक्रीट करना जो है वो शुरू करने लगता है। ये चीज़ आपको मैंने बताई हुई थी, ठीक है। तो ये तब हुआ जब क्या हुआ, लो हुआ, किसी चीज़ का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, लो हो जाता है। वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा था जब मैंने पिछला लेक्चर लिया था। तो मैंने क्या कहा था कि जहाँ पे आपकी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है बोमेन कैप्सूल के पास में, जहाँ पे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है बोमेन कैप्सूल के पास में, उसी एरिया में क्या होता है, बोमेन कैप्सूल के पास में ही पाई जाती हैं जक्स्टाक्राइन सेल्स। क्या पाई जाती हैं? जक्स्टाक्राइन सेल्स। आई थिंक ये देखो मेरे पास में डायग्राम वो वाला तो नहीं है जो मैंने आपको बनाने के लिए बोला हुआ था, पर फिर भी मेरे पास वो वाला डायग्राम तो नहीं है जो मैंने पिछली बार लेक्चर में आपको बनवा दिया था, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। ये वो रीज़न होता है। मेरी पेन कहाँ चली, एक मिनट रुको, मैं एक दूसरे कलर की पेन ले लेता हूँ। हाँ, अब यहाँ देखो, यही वो रीज़न होता है। इसी रीज़न पे जो है, यहीं पे इसी रीज़न पे हमारी मौजूद होती हैं जक्स्टाक्राइन अपैरेटस। क्या होती है? जक्स्टाक्राइन अपैरेटस। क्या होती है? अपैरेटस, जिसको हम लोग JGA बोलते हैं। जक्स्टाक्राइन ग्लोमेरुलस अपैरेटस, जिसको हम लोग JGA के नाम से जानते हैं। अब ये JGA का काम होता है, इसका एक फंक्शन होता है, एक सूत्री कार्यक्रम होता है कि ब्लड प्रेशर इस नली में कम ना होने पाए। एफरेंट देखो मोटा है ना, इस नली में ब्लड प्रेशर कम ना होने पाए। इतनी बात को जक्स्टाक्राइन अपैरेटस ध्यान में रखता है। अगर इसको पता चला, अगर जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस को पता चला कि भाई ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो गया, तो तुरंत ये एक चीज सिक्रीट करता है जिसको कहते हैं रेनिन, और हम इसको कहते हैं फीडबैक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस कहते हैं? फीडबैक प्रोसेस। जो फीडबैक प्रोसेस होती है, ये फीडबैक प्रोसेस दो कंडीशन में चलती है। एक जब कोई चीज की कमी हो जाए, और एक जब किसी चीज की अधिकता हो जाए या ज्यादा हो जाए। मतलब जैसे ही किसी चीज की कमी होगी तुरंत वहां पे उस चीज की पूर्ति होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही पूर्ति हो जाएगी फिर उसको रोक दिया जाएगा। तो जब रोका जाएगा तो उसको कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। क्या बोलते हैं? फीडबैक इनहिबिशन। कई दफे आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। तो जैसे ही जक्स्टाक्राइन को पता चलता है कि ब्लड प्रेशर लो हो गया है,
तुरंत जक्स्टाक्राइन रेनिन सिक्रेट करना शुरू कर देती है। लेकिन ये जो रेनिन होता है ये कई और चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है, जैसे रेनिन जुड़ा हुआ होता है आपके लंग्स से भी, और वहाँ से आती है एंजियोटेंसिन। एसीए एक नाम का प्रोटीन आता है जो रेनिन के एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में, जिसका आगे आपको रोल बताऊंगा। खैर ये सब अभी डिटेल में नहीं जानना है, अभी आगे आपको सब कुछ बताऊंगा। कुल मिला के पहली चीज आपको दिमाग में रखना है कि जक्स्टाक्राइन को अगर पता लगा कि ब्लड प्रेशर लो है तो उसका काम है रेनिन के सिक्रीशन को बढ़ाना, क्योंकि रेनिन जो है वो अपने कई इफेक्ट बॉडी पे करती है। तो अब तुम कहोगे सर तो बोल दिए भाई कई इफेक्ट करती है, पर कौन कौन सा इफेक्ट करती है, कैसे इफेक्ट करती है, इसको समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा ये डायग्राम। इस डायग्राम को आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ये डायग्राम बहुत ही अच्छा डायग्राम है, और अगर आपको जिंदगी में मतलब एकदम सिंपल डायग्राम है। देखो हमें ना तो यार देखो पढ़ना है सेल सिग्नलिंग, हमें मतलब CSIR नहीं पढ़ना है, हमें PGT नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो कि नहीं। PGT में तो खैर इतना रहता ही नहीं है, ये रहता ही नहीं है PGT में। हाँ NCERT लेवल पे ये बेस्ट है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ये सब यूज़ नहीं, वहाँ आपके NCERT में सारे टर्म यूज़ हैं, एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिन 1, सारे टर्म आपको ये वहाँ पे, यस वेरी गुड, सारे टर्म आपको एनसीईआरटी मिलेंगे। बस यहाँ पे चीज़ें क्या की गई हैं, सिस्टमैटिक की गई हैं। जो आपको रेड कलर की लाइन दिखा रही है, ये दिखा रही है डिक्रीज, जब लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जब हमें इस प्रोसेस को रोकनी होती, सॉरी डिक्रीज नहीं, रेड लाइन दिखा रहा है जब हमें इस प्रोसेस को इनहिबिट करना हो। क्या करना हो, इनहिबिट करना हो, मतलब रोकना हो। मतलब जब किडनी को क्या करना हो, रेनिन सिक्रीट होने से रोकना हो। क्योंकि रेनिन क्या काम करती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। लेकिन जैसे ही ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, रेनिन मतलब ब्लड प्रेशर ये बढ़ा देती है, फिर रेनिन शांत हो जाती है। ये नहीं लगातार रेनिन सिक्रीट होती रहती, क्योंकि लगातार रेनिन सिक्रीट होगी तो ब्लड प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज होगा और नलियाँ फटने का डर रहेगा। तो रेनिन अपना काम करने के बाद ठौरुक बैठ जाती है, मतलब ज़्यादा इसको ऐसा दिमाग खराब करने का मन नहीं करता अपना। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग एकदम से लग के। आदित्य में भी अभी नहीं जुड़े हुए हैं, चलो मुझे लग रहा है उनके पास मैसेज नहीं पहुँचा होगा या व्हाट्सएप खोला नहीं होगा, क्योंकि 10:30 बज रहे हैं। ये कोई क्लास चलती है क्या फिजिक्स वाला पे 10:30 तक जो है? ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि कभी कभार ये होता है ना कि मेरी और क्लास और फिजिक्स वाले की क्लास ना करने पाए। ठीक है ना, अभी देखो अपना उसके साथ में चल रहा है। ठीक है, चलो ऐसा तो नहीं होगा ना, आई थिंक ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हाँ मुझे पता है ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो मैं इसको बताता हूँ, मैं थोड़ा सा एनर्जी ले लेता हूँ, मतलब थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं ये मैकेनिज्म आपको बता देता हूँ। ठीक है, सारी मैकेनिज्म इसी पे। ओके चलिए सब लोग अब ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हुई। देखो इधर सबसे पहला चीज है डिक्रीज इन रेनल परफ्यूजन जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस। अगर ब्लड प्रेशर जो है जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस के पास, मतलब जो रेनल का जो परफ्यूजन है, परफ्यूजन मतलब फिल्ट्रेशन, अगर रेनल का, रेनल मतलब वो नेफ्रॉन, अगर रेनल का जो परफ्यूजन है मतलब जो फिल्ट्रेशन है, अगर वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। और मैंने कहा था जीएफआर कब डिक्रीज होता है, जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट तब डिक्रीज होता है जब ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। जब ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो उस समय जो रेनल परफ्यूजन होता है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, हमेशा इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, तुरंत रेनिन क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। प्लस का मतलब यहाँ पे एक्टिवेट समझना, मैंने यही तो बताया आपको ना कि यहाँ पे अगर रेनल परफ्यूजन डिक्रीज हुआ तो रेनिन एक्टिवेट हो गया, और रेनिन ने एक्टिवेट कर दिया लीवर में मौजूद एंजियोटेंसिनोजेन को। मैंने कहा था नोजेन वर्ड हमेशा इनएक्टिव के लिए जुड़ा रहता है। किसके लिए जुड़ा रहता है, इनएक्टिव के लिए जुड़ा रहता है, हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, जो एंजियोटेंसिनोजेन था वो इनएक्टिव था,
उसको रेनिन उसके साथ में मिला और उसको कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1 में। किसमें कन्वर्ट कर दिया? एंजियोटेंसिन 1 में। अब एंजियोटेंसिन 1 तो चलो ठीक है एक्टिवेट हो गया, बट एंजियोटेंसिन 1 जो है लंग्स के एपिथेलियल सेल जो होती है, सॉरी इंडोथेलियम जो सेल होती है वो एक सेकंड, सरफेस ऑफ पल्मोनरी एंड रेनल इंडोथेलियम, ठीक है, पल्मोनरी की जो इंडोथेलियम है वो सिक्रीट करती है एक स्पेशल टाइप का केमिकल जिसका नाम है ACE। क्या नाम है? ACE। ये ACE क्या करती है कि एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट कर देती है एंजियोटेंसिन 2 में। किसमें कन्वर्ट कर देती है? एंजियोटेंसिन 2 में। तो यहाँ पे लंग्स भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। समझ में आ गई मेरी बात? तो पहली चीज, रेनिन ने एक्टिवेट किया एंजियोटेंसिनोजेन को और एंजियोटेंसिनोजेन ने एक्टिवेट किया एंजियोटेंसिन 1 को, और एंजियोटेंसिन 1 एक्टिवेट, ACE ने एंजियोटेंसिन 1 के साथ में मिल करके इसको कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 2 में। क्लियर? सबको समझ में आ गया ना? अब देखो, अब यहां से एंजियोटेंसिन के बहुत सारे रोल होते हैं जिसका सीधे इफेक्ट हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम पे पड़ता है। देखो, पहला काम एंजियोटेंसिन क्या कर रहा है? सिंपैथेटिक एक्टिविटी, मतलब कि नर्वस सिस्टम को आदेश देने का काम। दूसरा काम एंजियोटेंसिन का क्या हो रहा है कि ट्यूबुलर सोडियम आयन और क्लोरीन का रीअब्जॉर्प्शन करना शुरू कर देगा। अब बहुत ध्यान सुनना, अब इसको अपने दिमाग से सोचो। अगर ये ट्यूबुलर से सोडियम आयन और क्लोरीन का रीअब्जॉर्प्शन करने लगेगा तो एक बात बताओ मुझे कि जो ब्लड है, जो कंटेंट है ब्लड का, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो आयंस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। सोडियम आयन और क्लोरीन आयन कम नहीं हो जाएगा ना। एंड पोटेशियम आयन एक्सक्रीशन, और पोटेशियम आयन का लगातार एक्सक्रीशन करता रहता है H2O रिटेंशन। H2O भी ब्लड जो नेफ्रॉन है उससे बाहर जाना शुरू हो जाएंगी। मतलब ये सारी चीजें जो हैं वो लगातार बाहर जाना शुरू कर जाती हैं, एब्जॉर्ब होना शुरू कर जाती हैं। देखो यहाँ पे सोडियम जो होता है वो एक्टिवली बाहर जाता है, जो कि मैंने आपको कई जगह पे वीडियो में बताया हुआ है ना। सोडियम आयन कैसे बाहर जाता है? एक्टिवली बाहर जाता है, और वाटर बाहर। अब बताओ, जैसे मैंने तुमको क्या बताया था, एक दिन याद करो कि मैंने ट्रांसपैरेशन से कंपेयर किया था ना इस प्रोसेस को, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को। वो इसीलिए किया था कि जब नेफ्रॉन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल और सोडियम आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो जाहिर तौर पे ब्लड में जो आयन का लेवल है उससे वो फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एक काम किया, फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाते का काम कर दिया इसने, कर दिया ना। कैसे बढ़ाया फिल्ट्रेशन रेट को? वो बढ़ाया आपका ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन करके। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल इन सारी चीजों को करने के लिए एंजियोटेंसिन की 2 क्या करता है? एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है। किसका सिक्रीशन करता है? एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन को प्रमोट करता है। नहीं करता नहीं, प्रमोट करता है। मतलब कि ये जो इंपल्स जाती है ब्रेन तक एंजियोटेंसिन की, उसी के थ्रू जो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स होता है वो सिक्रीट होता है, और वो एल्डोस्टेरॉन को सिक्रीशंस को प्रमोट करता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, और उसके बाद जो है ये सारी प्रोसीजर्स को प्रमोट करता है कौन? एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स। ठीक, समझ गए ना? तो एंजियोटेंसिन 2 क्या काम किया कि एक एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशंस को बढ़ाता है, साथ में ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शंस को भी और वाटर के रिटेंशन को भी मेंटेन करता है। इतनी बात आप कॉपी में लिख लो कहीं पे, ठीक है। अब इसका और भी फंक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली चीज, ये एडीएच सिक्रीशंस को बढ़ाता है, और एडीएच सिक्रीशन के कारण ही जो कलेक्टिंग डक्ट में वाटर मौजूद होता है, जब फिल्टर हो जाती है तुम्हारी यूरिन तो कहाँ इकट्ठा होती है? कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट में भी उस समय बहुत सारा वाटर होता है जो कि बॉडी के बाहर नहीं जाना चाहिए। उसका एब्जॉर्प्शन कौन करवाता है? एडीएच हार्मोन्स करवाती है। और एडीएच हार्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए ब्रेन से इंफॉर्मेशन चाहिए कि नहीं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को इसकी भी इंफॉर्मेशन जाती है, और फिर वहां से न्यूरोहाइपोफाइसिस किसकी जोन होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड की जोन होती है। सब पढ़ाया हुआ हूं यार इसको, मतलब तुम लोग अच्छे से तैयार करो। अगर लिंक करना सीख गए ना तो फिजियोलॉजी में कुछ नहीं रखा हुआ है, बता दे, कुछ भी नहीं है फिजियोलॉजी में। देखो यहाँ पे मैंने बताया था एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस बताया था ना, तो वहीं से एडीएच सिक्रीशन होता है। और ये जो एडीएच होता है वो पोस्टीरियर लोब से सिक्रीट होता है। किधर से होता है?
पोस्टीरियर लोब से सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के, और ये आता है कलेक्टिंग डक्ट में। कहाँ आता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन पढ़े होगे, और कलेक्टिंग डक्ट में आके इकट्ठा होता है, जिसका काम होता है वाटर मॉलिक्यूल का रीअब्जॉर्प्शन करना, मतलब सॉरी कलेक्ट, हाँ ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल का रीअब्जॉर्प्शन करना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर जो मैं इतने टाइम से बता रहा हूँ, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, और यहाँ पे क्या होता है, जो एट्रियोल होती है वहाँ पे जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की प्रोसेस है वो होती है, जिससे जो नलियाँ हैं, जो एट्रियोल है वो छोटी होती चली जाती हैं, जिससे कि प्रेशर बढ़ जाता है। तो इतने फंक्शंस होने के बाद जो ब्लड का प्रेशर है, जो मॉलिक्यूल का जो एक्सचेंज है, वो लेवल यहाँ पे बढ़ जाता है। और जब एक बार ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तब उसके बाद जो रेनिन का इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाता है, और उसके बाद यहां से एक इंफॉर्मेशन जाती है जक्स्टाग्लोमेरुलस, ये देखो, वाटर एंड सॉल्ट रिटेंशन, इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम, परफ्यूजन ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस इंक्रीज। और जैसे ही जो ब्लड प्रेशर्स है यह सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, तुरंत यहां से इंफॉर्मेशन जाती है किडनी तक कि भाई इसको प्रोसेस को क्या कर दो, बंद कर दो। इसी प्रोसेस को हम लोग फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं, जिसके कारण ये प्रोसेस बंद हो जाती है। और जब फिर से फिल्ट्रेशन रेट कम होता है तो फिर से ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। अब बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? बताओ सब लोग, हमको सिंपली समझ, सिंपल है ना? बिल्कुल बताओ सब लोग, बताओ भाई समझ में आया? बताओ सभी लोग। बिल्कुल सारे सिस्टम, एक चीज देखो, फिजियोलॉजी हो या पूरी बायोलॉजी हो, जानते हो हर चीज किसी न किसी चीजों से, मैंने कहा नहीं, सारा सिस्टम आपको बिल्कुल जुड़ा हुआ दिखेगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी जो है तुम्हारे हर एक सिस्टम का पार्ट जुड़ा। देखो एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट जुड़ा, एल्डोस्टेरोन, और सर्कुलेटरी सिस्टम का भी पार्ट, रेस्पिरेटरी का भी जुड़ गया, और डाइजेस्टिव का भी जुड़ गया, किडनी का भी जुड़ गया, ब्लड आप पढ़ ही रहे हो, मतलब सारा सिस्टम तो इसी में एग्जाम्पल में आप देख लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो जो जो हमने सिग्नल यूज किया है, सिंबल यूज किया, उसके बारे में भी बगल में दिया हुआ है एक इसके सिंबल का क्या क्या काम है। तो आप लोग अगर मेरे इसको ऐसे ऐसे देखोगे ना, बड़ा करके, मतलब जूम करके देखोगे, मतलब हॉरिजॉन्टल मोड में देखोगे अपने फ़ोन के, तो पूरा डायग्राम ईजिली आपको दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ी सी क्वालिटी मैंने घटाई हुई रहती है तो इसीलिए थोड़ा सा धुंधला रहेगा, लेकिन हल्का उतना भी नहीं रहेगा, आपको दिखेगा, अच्छा विजिबल होगा। ठीक है, तो मैं देखो एक बार मैं फिर से एक आउटलाइन आपको बना दे रहा हूँ, आप इसको कॉपी में अपने ड्रॉ करना चाहो तो कर लो, ताकि आप अपनी नोट्स के अंदर कभी इन सारी चीज़ों को भूलना नहीं। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं उस ड्राफ्टिंग को तैयार कर दे रहा हूँ, एक छोटी मोटी ड्राफ्टिंग बना दे रहा हूँ, ताकि आपका छोटे में बड़ा धमाका आप तैयार कर ले। देखो पहली चीज़, आप ऐसे ड्राफ्टिंग को तैयार करो कि जैसे रेनिन है ना, रेनिन, इफ रेनिन कंसंट्रेट, एक मिनट रुको, एक मिनट, ये मान लो जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस है, JGA है, मान लो JGA, इट्स फील की ब्लड, इसको फील हुआ कि मतलब जो हमारा ब्लड कैपिलरी है वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब ब्लड का जो GFR है वो GFR क्या हो गया, कम हो गया। द GFR वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर कम हो जाएगी, देन ये क्या करेगा कि जो JGA है, देन ये सिक्रीट करना शुरू करेगा रेनिन। क्या सिक्रीट करना शुरू करेगा, रेनिन सिक्रीट करना शुरू करेगा। रेनिन एक्टिवेट एंजियोटेंसिनोजेन 2 एंजियोटेंसिन 1, ये सिक्रीट करेगा एंजियोटेंसिन 1, एंड देन एंजियोटेंसिन आल्सो एक्टिवेट विथ ACE, ये ACE के साथ में मिलेगा, जो कि किसके पास में से आया है, जो कि पास से आया है हमारे लंग्स से। किससे आया है, लंग्स से। एंड देन द ACE आल्सो एक्टिवेट एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, अब उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 है वेरियस फंक्शंस, angiotensin have various functions. The first is neural functions, and the second one is reabsorptions of ions, reabsorptions
of iron and water, of iron or electrolyte and water, and the third function is promote. The third function is promote adrenal hormones, secretion of adrenal hormones, and the next function is vasoconstrictions. Vasoconstrictions means decrease size of arteriole, vasoconstriction एक फंक्शन करता है, एंड द लास्ट फंक्शन इज लास्ट फंक्शन क्या था इसका वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के बाद? इसका एक लास्ट फंक्शन था, ओके 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 देखो अंग्रेजी बोलने में बहुत गड़बड़ हो जाती है यार, ठीक है, बहुत गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, अच्छे से नहीं आया ना, बिल्कुल नहीं आएगा अच्छे से। देखो ये लड़की गुस्सा लगवाती है मुझे, ये लड़की गुस्सा लगवाती है, अच्छे से नहीं आया। बताओ ये चीज़ आएगा यार किसी को? अगर कोई बीच से लपक के आ जाएगा उसको आएगा कभी समझ में? बताओ, नहीं आने वाला ना, ये तो कभी नहीं आने वाला यार, बीच से लपक के आओगे तो नहीं आएगा। और मैं उसकी, हाँ ठीक है, एक ये ADH का सिक्रीशन कर, देखो ये हमारी किडनी है ना, सबको दिख रहा है, ये हमारी किडनी है, राइट, ओके। तो किडनी के ऊपर पोर्शन में आपका पता है एड्रिनल ग्लैंड होती है, जिसका काम है एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन करना, और एल्डोस्टेरॉन का अगर सिक्रीशन होगा तो क्या होगा? सोडियम आयन का एक्सक्रीशन होगा, वाटर का एक्सक्रीशन होगा, पोटेशियम आयन का एक्सक्रीशन होगा, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर वाटर कंसंट्रेशन क्या हुआ? कम हुआ, तो लीवर जो है एंजियोटेंसिनोजन सिक्रीट हुई, और इधर से रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन और रेनिन मिलकर के क्या बन गए? एंजियोटेंसिन 1 बन गए। एंजियोटेंसिन 1 जो है लंग्स के पास पहुंचा और वहां से ACE लिया, और ACE लेने के बाद क्या बन गया? एंजियोटेंसिन 2 बन गया। एंजियोटेंसिन 2 बनने के बाद इसने कैपिलरी को छोटा करना शुरू कर दिया, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करना शुरू कर दिया, पहला काम कर दिया, जिससे कि जो हार्ट से ही जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो गया? बहुत तेजी से बढ़ गया। देखो यहाँ पे सर्कुलेटिंग वॉल्यूम को बढ़ा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो ACE का काम जो हुआ वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वो ये फंक्शंस इसने किया। साथ में एंजियोटेंसिन ने क्या किया था? मैंने बताया था एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड को भी एक्टिवेट करना है ना, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजा? भेज दिया हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड पे थी कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स जो कि सिक्रीट होनी शुरू हो गई, और साथ में एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स को भी इसने एक्टिवेट कर दिया, और ACTH, और यहाँ पे ACTH एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स एक्टिवेट कौन किया? कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स ने ACTH को एक्टिवेट किया, और ACTH जो है आई हमारे एड्रिनल ग्लैंड पे, और वो एड्रिनल ग्लैंड फिर उसके बाद अपना फंक्शन करती है। तो पहला काम मैंने आपको बता दिया कि एंजियोटेंसिन ही सारा काम ऑपरेट करती है, और जब तक एंजियोटेंसिन आपके दिमाग तक नहीं पहुंचेगी, एंजियोटेंसिन 2, तब तक वो इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगी। किसको? आपके ब्रेन को। जैसे ही आपके ब्रेन को इंफॉर्मेशन देगी, तुरंत एड्रिनल ग्लैंड एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करेगी, और एल्डोस्टेरॉन के कारण सोडियम आयन, वाटर मॉलिक्यूल और पोटेशियम आयन का एक्सक्रीशन शुरू हो जाएगा, जिससे कि जो ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, जिससे भाई ब्लड प्रेशर बढ़ने से ही मतलब नहीं है ना, ध्यान सुनो मेरी बात को, अब बहुत बड़ी लाइन में बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी लाइन बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी लाइन। ब्लड प्रेशर की बढ़ने से GFR नहीं बढ़ेगा, क्योंकि भाई फिल्ट्रेशन रेट तब बढ़ेगा जब अंदर का मटेरियल खाली मिलेगा ना भाई। अगर कमरा ऑलरेडी भरा मिल गया, अगर उसमें ऑलरेडी वाटर और सोडियम पड़ा हुआ है, तो फिल्ट्रेशन की जरूरत है नहीं है ना, पहले कहेगा उसको खाली करो। तो पहले एल्डोस्टेरॉन क्या कराता है? उसको खाली कराता है। उसको खाली कैसे कराएगा? नेफ्रॉन को, उससे सोडियम आयन को एक्सक्रीट करवा देगा, उससे वाटर को एक्सक्रीट करा देगा। रेनल पूरा खाली हो गया, रेनल टिब्यूल ये सब एक ही वर्ड है, तो ज्यादा ध्यान मत रखना इसको। रेनल मतलब टिब्यूल खाली हो गया ना, नेफ्रॉन खाली हो गया ना। अब नेफ्रॉन खाली होने पे अब ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ गया है, मतलब ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया है, तो खटाखट ब्लड आती जाएगी और खटाखट फिल्टर होते चले जाएगी, तो GFR भी बढ़ जाएगा। समझ में आ गया ना? बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अब कोई नहीं रोक सकता, अब आपको इसको समझने से कोई रोक ही नहीं सकता। और अब आप किसी के सामने इसको विधिवत एक्सप्लेन करिए, चाहे जो डायग्राम दे दे दुनिया का। समझ में आया? बताओ, समझ में आ गया ना सबको?